हम किसी को तेरा दीदार ना होने देंगे, अब के इस शहर को बीमार ना होने देंगे। हम किसी को तेरा दीदार ना होने देंगे, अब के इस शहर को बीमार ना होने देंगे। हम चले जाएंगे घर छोड़ के एक दिन चुपचाप, हम चले जाएंगे घर छोड़ के एक दिन चुपचाप, सहन में दूसरी दीवार ना होने देंगे। क्योंकि शायरी बहुत कुछ ख़राब कर देती है आपकी ज़िंदगी में, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। शायरी आपको महीने के लाख रुपए भी दे सकती है, और शायरी आपकी महीने के लाख रुपए लगवा भी सकती है जेब से। जी, आप किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, आपको इनविटेशन मिल गया है, लेकिन आप वो एक बंद मुट्ठी है, लिफाफा मिलेगा। हाँ, लिफाफा, वो एक बंद मुट्ठी है। जब वो लिफाफा मिलेगा तो आप खुश भी हो सकते हैं, और जहाँ अगर किसी दूसरे शहर में गए हैं आप, तो वहां से वापसी लौटने तक के भी किराया नहीं हो सकता उसमें, ऐसा भी हो सकता है। गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आरजे अमित माथुर, और एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर आया हूं एक और पॉडकास्ट, जिसमें आज हमारे साथ ढेर सारी मस्ती करेंगे और बात करेंगे आज हम शायरों की। ऐसे शायर जो बहुत ही उम्दा तरीके से अपने आप को पेश करते आए हैं, और साथ साथ हम आपको बता दें कि sugantha.com वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट, जहां पर हर टीचर को स्टूडेंट्स मिलता है एब्सोल्युटली फ्री। बस आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, और आपको आपका अपना स्टूडेंट मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री। साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कोई भी विषय में पढ़ना चाहते हैं तो sugantha.com के साथ जुड़ के इजीली जुड़ सकते हैं अपने बेस्ट टीचर्स के साथ। वो टीचर्स जो वो खुद डिसाइड करेंगे कि उन्हें किनसे पढ़ना है। जी हाँ, और इसके साथ साथ अब आगाज करते हैं आज के शो का, और हमारे साथ हैं रिजवान फानी। रिजवान फानी, स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ आप हैं इस वक्त आरजे अमित माथुर के साथ, और आज हम बात करेंगे आपसे खुल के आपके अपने जो अपने हैं, जिनके साथ आप मंच साझा करते हैं, उन कलाकारों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो कि आपसे बहुत ज्यादा जुड़े हैं। उनके राज जानेंगे कि कौन कौन ऐसे इंसान हैं जो मंच पे आते ही गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं, और कई बार कुछ चाह के कुछ ऐसा कर जाते हैं मंच पे, जब शेरो शायरी का माहौल चलता है तब कुछ बात अलग सी हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही कोई वाक्य आपके दिल में हो जो हमें बयान करें। माथुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी ऑडियंस को मैं आदाब कहता हूँ, और बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का भी। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है मलिक रिजवान फानी, और मुशायरों के किस्से जिस बारे में माथुर साहब ने बात की, कई किस्से ऐसे होते हैं जब आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं और मंच पे बैठे हुए कुछ पीछे जो एक शायर पढ़ रहा है, और पीछे बैठे हुए शायर उसके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि अगर कोई भी हल्का शेर अगर हो जाए तो उसकी इतनी मजाक उड़ाई जाती है कि वो पीछे बैठने लायक नहीं बचता है। क्या बात है, वो भैया ऐसा कोई वाकया हुआ हो किसी के साथ? मैंने इतने ज़्यादा मुशायरे तो अभी अटेंड नहीं किए हैं, लेकिन जितने भी अभी तक किए हैं और मुझे बहुत मज़ा आया है। एक बार की बात है, हम लोग आगरा के पास एक जगह है जो कि तीनों राज्य का मेरे ख्याल से बॉर्डर पड़ता है। इधर हरियाणा का, और उधर भी कोई दूसरा राज्य है, और इधर यूपी तो है ही अपना। वहाँ पर एक मुशायरा था, 2019 की बात है। उस वक्त हम नए नए थे, शायरी हमारे सर पे चढ़ के बोल रही थी। एक मुशायरे में हम पहुंच गए, और मुशायरे के साथ साथ वो कवि सम्मेलन भी था, और कवि सम्मेलन में मुशायरे से ज्यादा अच्छी बातें होती हैं। इसको आप नेगेटिव ले सकते हैं, अच्छी तो नहीं होती हैं। तो एक शायर थे वहां के, उनका नाम था प्रेम करेला। प्रेम करेला? हाँ जी। और वो सबसे पहले तो उनका नाम सुनने के बाद ही हमें हंसी आ जाती है। प्रेम करेला मतलब, करेला हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि बहुत कड़वा होता है, लेकिन अच्छा होता है। ज्यादातर उसको कहावत के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, करेले को। तो उनका नाम सुनकर ही हमें हंसी आ जाती थी। वो वहाँ के लोकल थे, कवि सम्मेलन और मुशायरा चल रहा था। असल में एक करके शायर अपने कलाम पेश कर रहे थे, और उसके बाद जब प्रेम करेला साहब का नंबर आया तो उनके लिए इतनी तालियां बजी कि हमें जितनी भी उनके बारे में हमने बातें की थी आपस में, जो 2-4 दोस्त हमारे यहाँ से दिल्ली से गए थे और कुछ इधर उधर से आए थे, जैसे ही हमने नाम सुना था तो हमने उनके बारे में बात की थी कि भाई करेला खाएगा, करेला खिलाएगा, ऑडियंस को क्या बताएगा, क्या शायरी करता होगा। लेकिन जब वो मंच पे आए, उनके लिए ऐसे तालियां बजी
जैसे कि मैंने उससे पहले कभी किसी प्रोग्राम में नहीं सुनी थी। ऑडियंस थी उनकी, और उनके बारे में हर एक इंसान माला लेके खड़ा था उनके लिए। आप लगाइए, अंदाजा लगाइए कि हर एक इंसान बूढ़े से बूढ़ा उनके लिए माला लेके खड़ा हुआ था। और वो नौजवान लड़का था जिसका नाम प्रेम करेला। अच्छा, नाम से ही मजा आ जाता है, प्रेम करेला। अब जब उन्होंने अपनी शायरी पढ़ी तो जितनी भी कहावतें हमने कसी थी उनके लिए, जितनी भी बातें उनके लिए कही थी, हम खुद शर्मिंदा हो गए। अच्छा, ऐसा होता है हमारे साथ। क्या बात है, मतलब इतना क्रेज जो एक करेले का था, एक करेले ने वाकई इतना अपना असर छोड़ रखा था लोगों के ऊपर। ऐसे ही है, जैसे कहते हैं ना, कई करेला जो है बहुत सारे काम आता है। उस दिन उस प्रोग्राम को बनाने का काम आया था। उस प्रोग्राम को बनाने में, या फिर इसमें भी कहीं पॉलिटिक्स तो नहीं चलती? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि जब इतनी सारी मालाओं का खर्चा होता है तो ये मालाएं कहीं उन्होंने स्पॉन्सर तो नहीं की थी? देखिए, आपने वो असल बात पूछी जो बताना चाहता था मैं जी। प्रेम करेला वहाँ के लोकल थे। हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे भी पता है कि हमारे एमएलए साहब जब भी कहीं पे भी विजिट करते हैं अपने 4-5 लोगों के साथ करते हैं। हाँ। और अपनी आम जनता को तो वो पहले से सेट करके रखते ही हैं। यहाँ तक कि कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जो अपनी माला का खर्चा भी खुद ही उठा के चलते हैं। आजकल प्रोग्राम भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अच्छा, ज्यादातर प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि अगर किसी बड़े शायर का जश्न किया जा रहा है तो आधे से ज्यादा पैसे तो वो खुद ही देता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजर का क्या रोल रहता है इसमें? देखिए, ऑर्गेनाइजर, इस वक्त के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो मुशायरे की बात अगर हम कहें तो ये एक इंडस्ट्री हो गई है। मुशायरा माफिया हो गए हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजर। अच्छा, ऑर्गेनाइजर हमेशा ये समझता है कि वो एक मेंटोर के तौर पे एक शायर को, एक नौजवान शायर को ऊपर ले जाता है, और वो जब चाहे उसको गिरा सकता है, जब चाहे उसको बना सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो असल शायर है, जो खुद की शायरी करता है, जो अपने बारे में सोचता है, वो इन चीज़ों से ना ही डरता है, ना ही इन चीज़ों पे भरोसा करता है। जो चीज़ें आज के ऑर्गेनाइजर कर रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी रील्स में, जो तालियां बजाते हुए और हाथ उठाते हुए लोग होते हैं ऑडियंस में बैठे हुए, वो ऑर्गेनाइजर होते हैं। ओके, ऐसा ही। और जो ये स्टैंड अप कॉमेडियंस जो आज की डेट में शायर भी हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, उनसे बोलो एंकरिंग करोगे तो वो एंकर भी हैं, उन्हें बोलो ये करना है, हाँ मैं कर लूंगा, तो ये मल्टीटास्क फ्रीक्वेंसी कैसे आ जाती है? असल में क्या है, इंसान को ऐसा होना चाहिए कि उससे जिस तरीके की बात की जा सके, जो वो बात कर सकता है, वो हर तरीके की बात करे। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ आपके मायने में? कि अगर किसी को एक चीज का स्पेशलाइजेशन है, अगर मैं अच्छा शायर हूँ तो मैं अच्छा वक्ता तो हूँ ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एटिकेट्स होते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि एक एंकर जिस तरीके से परफॉर्म करता है, वो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं भी बोलने लग जाऊं कि खुली हवाओं में बारिशों के छल्ले हैं, बाहर के मौसम का हाल बता रहा हूँ कि खुली हवाओं में बारिशों के छल्ले हैं, हमें इनसे दूर ही रखो, हम सूखे ही अच्छे हैं। तो माहौल कुछ ऐसा बनाए कि कहीं ना कहीं दिल से वो शेर व शायरी जो आपके जहन में है वो भी बाहर आए, तो प्रोग्राम में और चार चांद लगे। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि एक आर्टिस्ट जो होता है, जरूर नहीं है कि वो अगर शायरी कर रहा है तो शायरी ही कर सकता है। अगर वो स्टैंड अप कॉमेडियन है तो वो शायरी नहीं कर सकता। जैसे बात हुई हमारी कि एक आर्टिस्ट में कई हुनर होने सही है या नहीं, या वो परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। देखिए, मेरे नज़र में ये है कि एक आर्टिस्ट शायरी भी कर सकता है, कॉमेडी भी कर सकता है, क्योंकि मतलब ये बात तो सटायर आप मुझ पे ही मार रहे हो कि मैंने अभी शेर पढ़ दिया। देखिए, आपने भी शेर पढ़ा ना। हाँ। मेरी नज़र में कॉमेडियन, एक कहानीबाज या फिर शायर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप जाकिर खान को ले लें, मुनव्वर फारूकी, जिस तरीके से ये भी शायरी करते थे, कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। इन सब के बीच मुझे जो इन सब में महारत हासिल की हुई है, मुझे सबसे अच्छा इंसान लगता है जाकिर खान, मुझे सबसे अच्छा इंसान लगता है रहमान खान। वो आदमी हर एक चीज से जुड़ा हुआ है। वो शायरी जब करता है तो बहुत अच्छी शायरी करता है, जब वो स्टैंड अप कॉमेडियन होता है तो बहुत अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन होता है, जब वो कहानी सुनाता है तो आप समझिए कि लोग सामने बैठने वाले उसकी कहानी में खो जाते हैं। उसने दिल्ली के ऊपर अगर कोई बात बताई है
तो ऐसा महसूस होगा कि आप दिल्ली में हैं, उसके साथ जी रहे हैं उस बात को। तो ये बात गलत नहीं है कि एक आर्टिस्ट के अंदर कई चीजें नहीं हो सकती या कई आर्ट फॉर्म नहीं हो सकती। एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं ख्वाब देलवी, वो बहुत अच्छे शायर हैं, उसके साथ साथ वो स्केच आर्टिस्ट हैं। वो ऐसी पेंटिंग बना देते हैं कि मुझे लगता है मेरे किसी भी जानने वाले में ये हुनर नहीं है। लेकिन उनके साथ एक बहुत खराब बात है कि अगर मैं उनसे कह दूं कि मेरा स्केच बना दीजिए तो वो बनाएंगे नहीं, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं वो अपनी बात वो अपने हिसाब से करते हैं हर एक काम। आप मुझसे कह दीजिए कि भाई फलानी बात पे शेर कहना है, मैं नहीं कहूंगा जब तक मेरा मन नहीं करेगा, जब तक मुझे वो बात पसंद नहीं आएगी। तो आर्टिस्ट ऐसा होना चाहिए। आर्टिस्ट की तो खूबी यही मानी जाती है कि कभी भी कोई भी बात अगर दिल से ना निकले तो वो अपनी जो अमेजिंग जर्नी जो उसे गॉड गिफ्ट मिली है कि कैसे उसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये एक आर्ट है। हर एक बंदे के अंदर कुछ ना कुछ आर्ट होता है। कई लोगों में शायद मल्टीपल आर्ट्स होते हैं, जैसा बताया कि उन्हें राइटिंग का भी है और स्केच का भी है और शेर व शायरी तो माशाल्लाह करते ही है। तो लेकिन ये जब सारी चीजों का मिक्सर भगवान एक ही में दे देता है तो उसे मिक्स करना क्यों भूल जाता है? मिक्सर भी तो चलाना चाहिए ना, क्योंकि हर वाइफ यही पूछती है कि भाई कहां पर हो, पता चलता है मिक्सर चला के घर पर ही हूं, देखो मिक्सर साथ लेके घूम रहा हूं। तो ऐसा भी होता है कई बार। देखिए हम ना अपनी कहानी से भटक रहे हैं, अपनी बीवियों की तरफ नहीं जाना है, नहीं तो रोना आ जाएगा। कोई फायदा नहीं है उस बात से। मेरी नई नई शादी हुई है, मैं नहीं चाहता कि मैं घर जाके खाना ना मिले मुझे। सही बात। तो हम अपने मुद्दे पे आते हैं। हमारी बात थी शायरी की। मुझे एक बहुत अच्छा शेर है मुझे याद आता है। सबसे पहले जब मैं शायरी की तरफ मेरा रुख हुआ था, मैं शेर कम कह पाता था। मैं एक शायर को पढ़ता था, दाग देलवी। उनका एक शेर है जो बहुत जगह मेरी मदद करता है। हजारों काम मोहब्बत में है मजे के दाग। जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि एक आर्टिस्ट में कितने हुनर हो सकते हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं। हजारों काम मोहब्बत में है मजे के दाग, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। क्या बात है। कहते हैं उधेड़ सिल और बुनता रहे बुनता रहे बुनता रहे, फिर उधेड़ और फिर सिलता रहे सिलता रहे सिलता रहे। तो ये जो एक पहले मैंने भी सुना था कि कोई ऐसा एक इंसान था जो उधेड़ते थे और बुनते थे। शायद गोविंदा की पिक्चर में कादर खान ने भी काफी ऐसे रोल किए हैं कि भाई तुम फाड़ते रहो मैं सिलता रहूंगा, है ना। तो ये ऐसे लोग दुनिया में जब सरवाइव कर ही रहे हैं, तो क्या उनके अंदर भी ये आर्ट की कैटेगरी में काउंट करेंगे? आर्ट तो हर इंसान के अंदर है। इंसान जब हम एक पेंटर है, अगर वो दीवार पे पेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आर्टिस्ट नहीं है। एक कारपेंटर है, वो कितनी अच्छी चीजें, ये देखिए ये कितनी प्यारी बनी हुई है टेबल, ये भी एक आर्टिस्ट है जिसने बनाई है। आर्टिस्ट तो है ही। और कुछ आर्टिस्ट जो है आजकल मंदिर के मुद्दे पे भी बातें कर रहे हैं और शेरो शायरी के तरीके से गानों की पैरोडी को लेते हुए कुछ इस तरह से बयां कर रहे हैं कि बस धमाल मचा रहे हैं। कुछ चैनल्स उसके लिए जिम्मेवारी अपने ऊपर लेने को मने भी कर देते हैं। मतलब आपको बुला के अब बात भी कर रहे हैं उसी टॉपिक पे जिसके लिए चैनल जिम्मेवारी नहीं लेते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि देखिए आजकल की जो मीडिया है, एक चैनल है दूरदर्शन और प्रसार भारती, ये दो चैनल हैं सरकारी, जो सरकार का पक्ष रखते हैं और इनको सरकार के लिए ही बनाया गया है। लेकिन आजकल इनके अलावा सारे ही चैनल सरकार का पक्ष रख रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि दूरदर्शन नहीं रख रहा है? दूरदर्शन दिखाई नहीं देता। दूरदर्शन दूर ही हो गया है। मतलब आजकल लोग उसको तो दूरबीन से देखना पड़ता है कभी कभी। हमारे 2-4 दोस्त दूरदर्शन में काम करते हैं, उनके पास स्क्रिप्ट ही नहीं आती, उनके पास काम ही नहीं है। एक दोस्त था हमारा, वो सोशल मीडिया हैंडल करता था। उन्होंने बताया कि मोदी जी जहां भी जा रहे हैं उनके बारे में बस एक कॉलम देना है, बाकी काम तो जो प्राइवेट चैनल है वो कर रहे हैं। कर ही रहे, क्या करेंगे ये लोग। तो ये सारी चीजें बहुत अलग हैं। मैं तो अभी कुछ दिनों पहले, अगर मैं सियासत की तरफ बहुत कम बात करता हूं इन मुद्दों पे, क्योंकि क्या है, इसमें जितना घुसोगे ना आप, डर है। नहीं, डर की बात नहीं है,
देखिए अगर एक असल इंसान है, असल बात करता है तो उसको बात करनी चाहिए, या तो वो पूरी बात करे। जब मुझे आधी अधूरी बात पता होगी तो मैं उस बात पे डिस्कस क्या कर सकता हूँ। तो कोई ऐसा अखबार जिसे आप ना पढ़ते हो? ऐसा कोई अखबार, मैं तो सब अखबारों को पढ़ना जानता हूँ। तो क्या अखबारों में और न्यूज चैनल्स के जरिए कि आपको सच्चाई नहीं दिखती आज की डेट में? सच्चाई, देखिए सच्चाई किसको कहते हैं? जो आप देख रहे हैं वो सच्चाई है? या फिर वो सच्चाई है जिसको आप अभी बयां कर रहे हैं कि आधी देखी, आधी सुनी, आधी बातें? क्या हमें समाज में जो होता है उसके विषय में एक कवि एक ऐसा सजग रख, एक मैं कहता हूं तीसरा स्तंभ है जो मीडिया से ज्यादा सजग रूप से बोल पा रहा है आज के टाइम में? एक कवि ही है जो खुल के बात कह के हंस के मुकर के भी चला जाता है अपनी राह पर कि हम तो पक्के झोला छाप है, उठाया चल दिए अपना झोला, अपनी कविता पढ़ी और निकल लिए पतली गली से। देखिए तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है जी, कि आज स्तंभ, जैसे चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता था, वो उसका भार कहीं ज्यादा शेरो शायरी के रूप में शायरों पे तो नहीं आ गया है, क्योंकि वो लोग अपनी बात रख रहे हैं और फिर मुकर जाते हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। देखिए शायरों पे की जिम्मेदारी ये पहले से रही है, एक आर्टिस्ट की, एक शायर की जिम्मेदारी ये पहले से रही है कि वो जो भी उसको नजर आता है वो कहे, वो सच कहे। राहत इंदौरी साहब, बिल्कुल, मैं सही जगह पे वार कर रहा हूं। यानी कि मुझे लगता है कि उनके, मैं जितना उनको जानता हूँ या मैंने जितना उनको पढ़ा है या मेरी जितनी उम्र है, जितना मेरा इल्म है, उनसे ज्यादा, या एक मुरंबर राणा, ये दो शायर मेरी मेरी जिंदगी में अभी तक ऐसे मैंने सुने हैं या ऐसे पढ़े हैं जिनको मैंने देखा भी है कि उनसे ज्यादा अवाम के बारे में बात नहीं की किसी ने। वो कभी किसी से नहीं डरे, ना डॉक्टर राहत इंदौरी डरे, ना मुरंबर राणा। चले गए दुनिया से, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बात से मुकरे नहीं, जो बात कह दी सो कह दी। तो आज के जो अशोक जी हैं, जैसे आपने सुना होगा अभी हाल ही फिलहाल में, जो मेरे ख्याल से जयपुर से संबंध रखते हैं, और अभी उन्होंने एक बेबाक एक अपनी कविता में राम जी का धन के ऊपर एक कविता बहुत ही प्यारा सा पाठ बनाया है, जो कि काफी लोग जान रहे हैं उसके बारे में। हमारे चैनल के माध्यम से भी हम बता दें कि हम जो बात कर रहे हैं वो कवियों के विषय में कर रहे हैं, उन मुद्दों के बारे में कर रहे हैं जो कवि उठाते हैं। इसे राजनीतिक तौर पे ना देखा जाए, इसको समझने की बात है, हमारी समझाने की बात है, आपके समझने की बात है। यही तो है हर पॉडकास्टर और प्राइवेट चैनलों की दिक्कत, कि वो अपने अपने आप को बचाने के लिए बात कहनी पड़ जाती है उनको। कहो, लेकिन जो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी। बिल्कुल। और जो शेरो शायरी के जरिए उन्होंने अपनी कविता का बयां किया, तो उसकी कुछ चंद लाइनें आपको भी याद होंगी मेरे ख्याल से। असल में क्या है, मैंने एक आध कोई रील उनकी देखी है, मुझे पूरी तरीके से तो याद नहीं है वो कुछ भी, और ना मुझे अभी याद आ रही है, मैं उस बारे में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये प्रेम धन पायो समथिंग एक गाना है, वो एक पूरे गाने की पैरोडी बना दी है उन्होंने। हाँ, ये क्या सीन है कि आजकल पुराने गानों या कोई गाना लेके उस पे राजनीतिक मोड़ देते हुए, छीटाकशी करते हुए चले जाना। कवियों का ये ना, एक शो भी आता है मेरे ख्याल से, वो कोई टीवी चैनल है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा। बस हम नाम ही नहीं लेते हम कि भाई मैं नाम तो लेंगे तो बदनाम हो जाएंगे। तो उसमें एक सेशन रखते हैं, वो 4-5 कवि होते हैं, और उसके अलावा जो है वो राजनेता, किसी राजनेता दोनों ही प्रवक्ताओं को बुला के बैठाया जाता है, और उस वक्त दोनों जो नेता होते हैं उनके चेहरे देखने वाले होते हैं, क्योंकि कुछ हंसते हैं, कुछ मजाक में ले जाते हैं, कुछ हंस के उसको सहन भी कर रहे होते हैं। वो बाद में कहते हैं तीर को तो बाद में देख लूंगा भाई। तो वहां पे क्या है, ज्यादातर जो कवि होते हैं उनके साथ बहुत प्लस पॉइंट ये होता है कि कोई भी पुराना गाना उठाते हैं, उस पर पैरोडी बना देते हैं। कवियों के साथ ज्यादातर ये है। कुछ कवि ऐसे हैं, क्योंकि ये कविताएं हैं, ये वो चीज नहीं है कि छंद है, दोहा है, वो चीजें अलग हैं। इस पे पैरोडी बनाने के बाद उन्हें क्या होता है कि वो किसी सरकार के बारे में बात करेंगे, सरकार के खिलाफ बात करेंगे। तो अच्छी बात है, ये होते रहना चाहिए, और ये पहले से होता आ रहा है।
मतलब वो पहले वाले छंद नहीं चलते, वो छन ना पकैया छन के ऊपर मुझे लालू। मुझे कवियों में तो ये जो पहले वाला, जैसे अशोक कुमार का एक बयान मैं कर रहा हूँ कि छन पकैया छन के ऊपर लालू, देखो भैंस का चारा खा गया, वो था अपना लालू। लालू तो ये जो पहले के अंदाज में चलता था, वो छंद आज जो है कवि सम्मेलन से गायब होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब वो जो मैं कवि सम्मेलन के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन हाँ जितना मैंने काका हाथरसी को सुना है। बहुत बढ़िया नाम लिया आपने, जिनके बहुत से प्यारे प्यारे शो आपके माता पिता से आप बिल्कुल जानकारी ले सकते हैं बिल्कुल। उनके विषय में। मैं उनकी जो नए जेंजी हैं खासतौर पे वो उन लोगों से पूछ सकते हैं कि जो नाम अभी लिया गया। मैं कुंवर बेचैन को जानता हूँ, उनको मैंने जो है सुना है लाइव। वो बहुत अच्छे कवि थे, शायर भी बहुत अच्छे थे। तो मैंने वो इन लोगों को सुना है। तो मुझे लगता है कि अब के जो कवि कर रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा कवियों के बारे में, क्योंकि मैं अभी क्या है, यहाँ पे बट गई हैं चीजें। शायर अलग हैं, कवि अलग हैं। अगर मैं कवियों के बारे में कुछ कह दूंगा तो वो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। वही वो आपका वाला किस्सा जो अभी आप कर रहे थे, तो मैं भी इसलिए कम ही बोलूंगा। मैं शायरों की तरफ आ जाता हूँ, बहुत ज्यादा हम कवि की तरफ चले जाएंगे तो क्या फायदा कि वो जैसे राम मंदिर और मस्जिद के ऊपर हो जाता है, यहाँ पे कवि और शायरों के पीछे हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये जो दोनों लोग अर्निंग बेस्ड है, ये प्रोफेशनली अगर एक न्यू जनरेशन, अपना नेक्स्ट जनरेशन, तो जैसे कि हमारे शो को जेंजी भी देख रहे हैं, काफी नई जनरेशन के बच्चे भी देख रहे हैं, तो क्या इस प्रोफेशन में एंट्री करके पैसा कमाया जा सकता है? जेंजीज कौन होते हैं? मुझे लगता है उसी में शामिल हो जाता अगर 1 साल पहले नहीं पैदा होता तो। क्या बात तो अभी मैं भी उनमें से अभी एक भी माना जाता हूँ। लेट होने के लिए तो जिम्मेवारी किसी और की है। हाँ फिलहाल तो मैं ये कह रहा हूँ, जो नई जनरेशन अभी आ रही है, जो आने वाली जनरेशन इसको देखेगी और साल दर साल देखती रहेगी, लेकिन क्या सच में इससे कमाई का सूत्र बनते हैं? काफी अच्छी कमाई हो जाती है? हाँ हो सकती है, हो जाती है, ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हो सकती है। हो सकती है, लेकिन उसके लिए कई चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। देखिए, आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी, जरूरी नहीं है आप आर्ट की तरफ जा रहे हैं, आप किसी भी तरफ जाते हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप उस चीज को वक्त दे रहे हैं, तो ये जरूरी है कि उससे पैसा कमाया जा सकता माशाल्लाह आपके पास नॉलेज बहुत है। इतनी कम उम्र में मुझे काफी खुशी हुई इस बात की जान के, क्योंकि जिस चीज में आप जा रहे हैं वहां पर राहत इंदौरी साहब का नाम आपने लिया, जी। काका साहब का नाम आपने लिया, तो काका आप हाथरसी तो मतलब उस हिस्टोरिकल लोगों का भी नाम ले रहे हैं जिन्होंने अपने मकाम कायम भी किए। बेशक। और इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपने उन्हें पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो आप उस लाइन में एज अ शेरो शायरी कर रहे हैं कहीं मंच पे, और कहीं ना कहीं अपने विचारों को उनके विचार से मिलाना जरूरी है, या कुछ नया सोच के पेश करना? देखिए, पहले तो जब शुरुआत होती है किसी चीज की, किसी भी आर्ट की, तो आप शुरू करते हैं बिल्कुल बिगनर के तौर पे। मैं आपको बता दूं, मैं डायरी लिखता था स्कूल टाइम में भी। मेरे साथ जो भी कोई वाकया हुआ है, कोई भी घटना हुई है, चाहे वो खुशी की है या गम की है, मैं किसी एक डायरी में नोट करके रख लेता था। ये धीरे धीरे ये सिलसिला जारी रहा और बहुत आगे तक आया। 2015 की बात है, मेरा अपना जो है इंटीरियर का काम है, छोटा सा बिजनेस है, तो मैं उस काम को सीख रहा था और मैं नोएडा में था उस वक्त। मुरादाबाद का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ पे आया था किसी के साथ, उस्ताद कह सकता हूँ मैं उनको, उन्होंने सिखाया था मुझे जिसने काम। क्योंकि आजकल क्या है, लोग उस्ताद कह नहीं पाते हैं, या तो क्योंकि आजकल चीज़ें क्या होती हैं, बहुत सारे लोगों से सीख लेते हैं। मेरी ज़िंदगी में मेरे 2 ही उस्ताद हैं और 2 ही लोगों को उस्ताद कहता हूँ, जिसने मुझे इंटीरियर का काम सिखाया, या जिसने शायरी में पहले खुद सीख चुका था, लेकिन जिसने जो मेरे मेंटर हैं शायरी की फील्ड में, जिन्होंने मुझे शायरी के बारे में, शायरी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, समझाई हैं, और मैं उनको देखकर सीखा हूँ, वो भी हैं। तो मैं 2 लोगों को अपनी ज़िंदगी में उस्ताद कहता हूँ, और उन दोनों का नाम कभी नहीं ले पाता। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं उन लोगों का नाम ले पाऊँ। तो जब हम ये इन चीज़ों में आए, मैं 2015 में एक हादसा हुआ, 2015 की बात है मेरे ख्याल से, कि मिसाइल मैन कलाम साहब का इंतकाल हुआ। मैं उससे पहले उनके बारे में नहीं जानता था। 2015 में मेरे ख्याल से मैं हाई स्कूल कर रहा था। मैंने इंटर किया था 2013 में, और 2015 में हाई स्कूल किया था मैंने 2013 में, और मैं इंटर कर रहा था।
उस वक्त मिसाइल मैन कलाम साहब का इंतकाल होता है, तो पता नहीं क्या एक मतलब अजीब सा मेरे साथ होने लगा कि मैं उनके बारे में जानना चाह रहा था कि पूरी हिंदुस्तान भर में, पूरी दुनिया में हर पेपर में उनके बारे में बात हो रही है कि मिसाइल मैन कलाम कलाम साहब, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम। आप इनका कमेंट में बता सकते हैं पूरा नाम लिख के डालिए कि हाँ। कलाम साहब का पूरा नाम क्या है। क्या है? कमेंट में जाइए, जल्दी से डालिएगा। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको ये थोड़ी सी तवील हो सकती है ये स्टोरी, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। वो इंसान, अगर मैं हिंदुस्तान में किसी पर्सन को ज्यादा पसंद करता हूं, बहुत ज्यादा, तो वो मिसाइल मैन कलाम है। उनसे बहुत सारी चीजें ना मैं कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनकी पढ़ने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ से उठकर आए, वो कहाँ उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, फिर वो क्या बोलते हैं हमारे देश को उन्होंने कितना फायदा पहुंचाया, किस किस तरीके से पहुंचाया, ये सारी चीजें। तो 2015 में जब उनका इंतकाल हुआ तो मैंने अपनी डायरी में उनके बारे में लिखना शुरू किया, और उनको कैसे प्लेन से लाया जा रहा है, कहाँ उनका फ्यूनरल होना है, कहाँ इंतकाल हुआ है और किस तरीके से इंतकाल हुआ है। वो किसी यूनिवर्सिटी में बच्चों को जो है लेक्चर दे रहे थे मेरे ख्याल से, और वहाँ उनका इंतकाल हुआ था अचानक। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने लिखी, मेरे ख्याल से तकरीबन 20-25 पेजेस मैंने। और मैं काम धंधा उस वक्त आया तो ज़रूर था काम सीखने के लिए, लेकिन लगा इन्हीं चीज़ों में रहता था कि मेरे सामने अगर कोई बस जा रही है और उसमें किसी ने मेरे हाथ हिला दिया है, तो मैं फलाने शख्स के बारे में लिख देता कि उसने मेरे सामने से बस जा रही थी और उसने मेरे लिए हाथ हिलाया था। अब वो मुझे जानता नहीं था, मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन मुझे खुशी हुई जब मिसाइल मैन साहब के बारे में मैंने लिखना शुरू किया। मैंने बहुत सारी बातें देखी उनके बारे में। कुछ उस वक्त मेरे पास छोटा सा कीपैड का फोन था, अब उन्हें दिला दिया था क्योंकि मैं बाहर आया था। हालांकि मना तो की थी उन्होंने आने के लिए, लेकिन मैं आ गया था फिर भी। और उसके साथ साथ क्योंकि उस वक्त इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, अभी तो बहुत कुछ है। 10 साल में बहुत ज्यादा चीजें बदली हैं हिंदुस्तान में भी और दुनिया में भी। मैं पेपर्स की कटिंग, न्यूज़पेपर, जैसे अभी आपने बात की न्यूज़पेपर की, तो मैं उस वक्त न्यूज़पेपर दैनिक जागरण पढ़ता था। क्या बात है, मोहब्बत थी मतलब हाँ, कि कटिंग्स की रखना, ये मोहब्बत की निशानी होती है। पेपर कटिंग में शायरी आती थी कई जगह, और उस वक्त हमें पता नहीं था वो गजल है, नज्म है, क्या है। उसकी पेपर कटिंग करके मैं पर्स में रख लेता था। फिर बाद में कहीं पढ़ेगी तो पढ़नी होगी, वो बात अलग है। फिर मिसाइल मैन साहब के बारे में जानता रहा मैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं एक इमोशनल अटैचमेंट जो होता है ना उनकी ज़िंदगी से, वो मुझे हो गया। 2017 में मुझे एक ऑफर आया, मेरा जहाँ काम चल रहा था, मैं उस वक्त फिर 2005 सोचिए 2 साल में मैंने अपने आप को इतना बना लिया था अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपना काम शुरू कर दिया था इंटीरियर का। मैं जहाँ पर काम कर रहा था उन्हीं को रामेश्वरम जाना था, उनको जाना था चेन्नई से मदुरई, और फिर वो रामेश्वरम जाने वाले थे। आइस का हॉस्पिटल है मदुरई में, अरविंदो हॉस्पिटल, बहुत बड़ा आइस हॉस्पिटल, बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है जिसमें कई लोगों का मेरे ख्याल से वहाँ पे फ्री इलाज भी होता है। हाँ। और मतलब बहुत बड़ा है वो, कई सौ बीघे में है यार वो हॉस्पिटल। और वहाँ इतनी पब्लिक होती है कि आप समझिए, मैं नीचे उसका जो कैफेटेरिया है वहाँ पर खाना खाने के लिए गया हूँ सुबह। आप सोचिए वहाँ पे रोटी नहीं मिलती है। अच्छा, रोटी बोलते नहीं है, और पराठा होता है। अच्छा, हमने सोचा, हमने कहा कि वहाँ पे एक थाली लगा दीजिए। उन्होंने कहा थाली क्या होती है? अच्छा, थाली कुछ नहीं होती, वहाँ पे मील होता है। मील होता है? हाँ, मील आ गया आपके सामने, एक इतनी बड़ी प्लेट आएगी, उसमें 9 कटोरियाँ आ जाएंगी छोटी छोटी। क्या बात है। एक में आपके साथ भिंडी होगी, एक में दूसरी कोई सब्जी होगी, एक में दाल होगा, एक में प्याज होगी। ये सारी चीजें आएंगी उसमें, और उसमें आएंगे राइस विद रसम। रसम तो यार साउथ इंडिया में बिना रसम के अलावा तो कुछ है ही नहीं, जिसे बोला जाता है रसम। ये खाने की जान होती है। आप यहाँ पर 2 या 3 इडली नहीं खा पाएंगे। अच्छा, आप वहां पर जाएंगे, मैं 9 इडली खा गया था। वहां की इडली और वहां की जो चटनी होती है ना, उसका मजा कुछ अलग होता है। यहाँ तो लोग बना लेते हैं जो भी है साउथ इंडियन, लेकिन साउथ इंडियन आप जैसे कि बात करते हैं ना कि हैदराबादी बिरयानी आपको अगर खानी है तो हैदराबाद में जाके खाइए। तो कोई ऐसा शेरो शायरी का वाकया भी हुआ जहां पर आप किसी दूसरी भाषा के इंसान से मिले जो शेरो शायरी कर रहा हो और अलग ही अंदाज में पढ़ रहा हो और आपकी समझ से ऊपर से निकल रहा हो? कुछ ऐसे भी लोग मिले कभी?
बहुत सारे मिले हैं। मुशायरे के दौरान कोई साउथ इंडियन स्टाइल में पढ़ने वाला? साउथ इंडियन स्टाइल में तो नहीं, लेकिन एक दफा मैं गया हुआ था लखनऊ, मेरी पहली हाजिरी नवाबों का शहर। नवाबों का शहर। तो वहां पे कई शेर ऐसे पढ़े गए कि जो मेरी समझ के बाहर थे। मैंने सोचा कि यार शायरी तो यही है, हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक शेर है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत शेर है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है लखनऊ का। हालांकि हम लखनऊ की तरफ नहीं जा रहे, हम अभी कहाँ थे, साउथ इंडिया में थे। साउथ इंडिया से सीधा वो किस्सा बहुत जरूरी है, बाकी दिल्ली अभी दूर है ना, दिल्ली अभी दूर है। साउथ इंडिया में हम वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्लेट रखी है जिसमें बहुत सारी कटोरियां हैं और उसमें चावल आ गए। अब हम इंतजार कर रहे हैं, 10 मिनट तक हमने इंतजार किया कि भाई रोटी आएगी। हमने एक वेटर से पूछा, और वहाँ पे ज्यादातर उस हॉस्पिटल की जो कैफेटेरिया में है वो लेडीज वेटर होती हैं, जेंट्स कम ही होते हैं वहाँ पे। तो उनसे हमने पूछा कि मैम रोटी, व्हाट रोटी, रोटी क्या होती है? रोटी नहीं मिलती, यही है थाली, ये थाली भी नहीं, मील है ये। मतलब अच्छा। अब मैं और मेरा एक दोस्त था जिसके हम साथ गए थे, वो इस तरफ बैठा हुआ सामने और मैं उसके सामने बैठा हुआ हूँ। उसके पीछे एक मोहतरमा जो है वो उसी वक्त उनके पास भी वो थाली आई है। उन्होंने सारी चीजें थोड़ी थोड़ी रखी हैं प्लेट में, फिर ऊपर से वो क्या पापड़ तोड़ के डाला है और फिर उसके ऊपर दाल डाली है, और उन्होंने ऐसे करके घूम के लड्डू बनाने और खाने शुरू कर दिए। मुझे देख के वो अजीब तो लगा, क्योंकि पहली बार ऐसी कोई चीज मैं देख रहा था कि ऐसे ऐसे खाना खाया जा रहा है। अब बिहारियों को देखा है मैंने, कई दोस्त मेरे हैं, लेकिन उस वक्त इतना खास नहीं देखा था। तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा ही कुछ करता हूँ। मैंने सारी चीजें थोड़ी थोड़ी ली और उसके बाद जब वो खाया, हाय 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 हाय, मजा आ गया। मुझे लगता है जिंदगी का मैंने वो जो स्वाद है ना, वो वहीं पर देखा कि हाँ, खाने का स्वाद यहाँ पर है। खैर उसके बाद हम, क्या वहां चम्मच मिले थे? चमचे मिले थे? चम्मच तो मिली थी, लेकिन उसकी जरूरत लग नहीं रही थी वहां पे, नहीं मिल रही थी। क्या है, वैसे जिंदगी में आपको चम्मच की जरूरत पड़ती है? हाँ, या चमचों की जरूरत पड़ती है? नहीं, एक शेरो शायरी वाले को चम्मचों की या चम्मच की जरूरत नहीं पड़ती? देखिए, एक जो असल शायर होता है उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज्यादा कुछ जानता हूं इस बारे में, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि ज्यादातर अगर आप असल शायर हैं, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं बहुत अच्छे शेर कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मकबूल हो गए तो आप अच्छे शायर, वो चाहे नौजवान हो या क्या बोलते हैं बड़े लोग हों, अगर वो मकबूल हो गए तो अच्छी, ये बात जरूरी नहीं है कि वो दो चीजें। देखिए परफॉर्मेंस, फिर हम भटक गए मुद्दे से, हैं वापस, इसीलिए मैंने चम्मच से वापस लिया है। हाँ, भटक गए हम। मैं जाता हूँ फिर वहीं पे, ये किस्सा सुन लीजिए, क्योंकि जो अटैचमेंट मेरा मिसाइल मैन कलाम साहब के साथ चल रहा है वो मैं खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि शायरी बहुत कुछ खराब कर देती है आपकी जिंदगी में। मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। क्या बात है, ये तो शायरी, अगर ऐसा ना होता तो वैसा ना होता, और वैसा ना होता तो ऐसा नहीं होता। शायरी, हमारी मुलाकात जो हुई है वो आपके इसी हुनर के विषय में हुई है। और जब बात चल रही है हुनर की, जी, जैसा आपने कहा कि एक आदमी में कई हुनर होते हैं, तो आपने पहले अपना बिजनेस भी किया जिससे आपको पैसे की इनकम सोर्स बनी। जी। फिर मैंने आपसे सवाल किया कि पैसा जो है क्या शेरो शायरी में जेंजीज को भी अट्रैक्ट करता है, आ सकता है, मिलता है? बिल्कुल मिलता है, नो डाउट। सब लोग तो एक महीने में एक, अगर प्रोफेशन को छोड़ के अगर एक इंसान सिर्फ अपने सामान्य ज्ञान से, अच्छी शिक्षा से, अच्छी काव्य सुन कर भी या फिर पुराने इतिहास को देख कर भी आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो वो कितना अर्न कर सकता है? देखिए, शायरी आपको महीने के लाख रुपए भी दे सकती है, और शायरी आपकी महीने के लाख रुपए लगवा भी सकती है जेब से। जी, ये सूखा सूखा नशा कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताता हूँ दरअसल क्या है। आप किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, आपको इनविटेशन मिल गया है, लेकिन आप, वो एक बंद मुट्ठी है, लिफाफा मिलेगा। हाँ, लिफाफा, वो एक बंद मुट्ठी है। जब वो लिफाफा मिलेगा तो आप खुश भी हो सकते हैं, और जहां अगर किसी दूसरे शहर में गए हैं आप, तो वहां से वापसी लौटने तक के भी किराया नहीं हो सकता उसमें, ऐसा भी हो सकता है।
शायरी में अगर नए लोग, मतलब मैं भी नौजवान हूं, और नौजवान लोग अगर और शायरी की तरफ आना चाहते हैं तो उनको पहले ये जरूरी है कि आप शायरी सीखें। शायरी की बारीकियां आप तमाम उम्र सीखते रहेंगे। मैंने भी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मुकम्मल शायर हूं या मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना बहुत जरूरी है, दूसरे शायरों को पढ़ो, और जरूरी नहीं है कि आप शायरी पढ़ो, आप कविताएं पढ़ सकते हैं, आप नसर पढ़ सकते हैं, उनसे आपको बहुत सारी चीजें समझने में आती हैं। आप शेर, आपके जो ख्यालात हैं, एक शायरी दो किस्म की होती है, एक जो आपने पढ़ा हुआ है, एक जो आपके जहन में चल रहा है। या तो आप सुनी हुई बात कर सकते हैं या देखी हुई बात कर सकते हैं, तो इसी तरीके की शायरी है। बट तो व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, जस्ट कॉल, एक आपने कहा पढ़ी हुई बात और एक सुनी हुई बात। आपको मैं क्रिएटिविटी बता जब देता हूँ। क्रिएटिविटी की बात आती है एक शेर की, कि आप शेर बनाते हैं या फिर आपने कोई माहौल ऐसा देखा, कभी आप डीटीसी बस में गए जी। या फिर आप मेट्रो में गए, कुछ ऐसा सीन शॉट आपके जहन में आता है कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, पब्लिक उसको किस निगाह से देख रही है, तो ऐसा कोई माहौल देखा हो जहां पर लगे कि क्या इबादत है दुनिया की, कि क्या इबादत है दुनिया की कि जिस निगाह से लोग देख रहे हैं शायद खुद ना पिया हो, ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये शायरी, समाज में जो चीजें चल रही हैं, क्या उसको उजागर करने के लिए कुछ ऐसे ट्विस्ट वाले तंज जिसे कह सकते हैं आप, वो शायरी में, क्रिएटिविटी में पैदा करने की ताकत होती है? बिल्कुल होती है। किस तरह से? देखिए, एक शेर है, मैं आपको सुनाता हूं। बहुत पैसे कमाना चाहता हूं, गरीबों में लुटाना चाहता हूं। अब सोचिए, ये शेर है जो एक आसान सा ख्याल आया और आपने नोट कर लिया, लेकिन ये आप ये एक तरीके से बहर में भी है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको कहीं पढ़ नहीं सकते, लेकिन इसमें वो क्रिएटिविटी नजर नहीं आ रही है। एक सादा सी, एक आसान सी बात कही जा रही है, बहुत पैसे कमाना चाहता हूं, गरीबों में लुटाना चाहता हूं। मतलब आप अपने आप को अमीर समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसको एक बड़ा शेर बनाना है, खुला शेर बनाना है, तो मैं इस शेर को कहूंगा, बहुत दौलत कमाना चाहता हूं, अमीरों में लुटाना चाहता हूं। ये है शेर। इस तरीके की बात कही जा सकती है। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला कर। ये बशीर बद्र का शेर है। मतलब उन्होंने जहन में उन लोगों को रखा जो अमीर है, बिल्कुल, उन अमीरों से भी अमीर बनना चाहता हूँ, अपनी दौलत उन्हीं पे लुटाना चाहता हूँ। ऐसा ही है। जरूर तो नहीं क्या आपको ये नहीं लगता, मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा मोड़ने की कोई कोशिश बात नहीं, आप करूंगा, आराम से मोड़िए, थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा। हाँ। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में जो चीजें चल रही हैं उसमें अमीरों को ही हर चीज जो है किसी एक आदमी को दे देना, सारे हक जो है एक आदमी को दे देना, एयरपोर्ट एक को दे देना, और हर चीज जो है डिवाइड ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंगली बड़े लोगों को ही दे देना, कहीं आपका इशारा उनकी तरफ तो नहीं है? देखिए, मेरा इशारा तो बहुत सारे लोगों की तरफ है। दरअसल बात यह है कि हम लोग, मैं अपने आप को भी गिन रहा हूं इसमें, हम लोग डरे हुए। तो समाज में ये डर किस बात का है? क्या कौन सी ऐसी प्रणाली है जिससे बाहर निकला जा सकता है इस डर से? ये डर कायम करने के लिए, किसी का डर कायम करने के लिए आपका कमजोर होना बहुत जरूरी है, और आप कमजोर पहले ही हो जाते हैं। आप कभी अपने आप को खोलते नहीं किसी के सामने, आप चार लोगों से बात नहीं कर पाते। आपको मैं बता देता हूं कि अगर मेरे दिल में आपके लिए कोई गलत बात है तो मैं उसको छुपा के बैठा हूं, आपसे मैंने पूछा नहीं है, आपने फलाने शख्स के मेरे बारे में कोई गलत बात कही है और वो मुझे बुरी लगी है, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं आपके बारे में भी कोई गलत बात करूं या फिर आपको नीचा दिखाऊं। हालांकि ये हो सकता है कि वो बात आपने नहीं कही हो, तो यहीं पे गलत फहमियां पैदा होती हैं। कोई इंसान मुखलिस बन ही नहीं पा रहा किसी के लिए। मैं इंसान को छोड़ के अगर आपसे देश की बात करूं, आज के भारत की बात करूं, क्या आज का भारत एक स्तंभ के रूप में, अगर कवियों को जैसा मैंने कहा देखना चाहिए और नजरिया इस तरीके से होना चाहिए कि अपनी बात को खुल के रख सके, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आज का नौजवान हो,
या फिर वो लोग जो कि रिटायर भी हो चुके हैं, है ना। आजकल मैंने देखा कि कुछ रिटायर लोग भी अपने सटायर मारने के लिए मंच पे चढ़ जाते हैं, है ना, और पार्टियों उसका साथ देते हैं, बहुत सारी पार्टीज का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि उनकी जिंदगी के वो उस पड़ाव पे हैं जहां उन्हें सच का साथ देना चाहिए, लेकिन वो उन सामाजिक कार्यों में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे कि अभी कुछ मुद्दों में गरम गरम में कुछ कार्यकर्ताओं ने कुछ ऐसा बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो हमने किया है, हमारे साथियों ने किया और चोरी ही तो करी है, क्या करें, हमने तो चोरी ही तो करी। आपने करी है भाई, कोई टेंशन नहीं, दूसरा कर रहा है तो अरे हमरे लोगों ने तो करी है, क्या दिक्कत है। देखिए तो ये जो हमारे चार स्तंभ जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या यहाँ पे आपको भाईचारा नजर नहीं आता? ये भाईचारा कहाँ? आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात, शेर इस पे हो जाए भाईचारे पे। ये सब भाईचारा है, भाईचारे में लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, मैं आपका भाई हूं, अगर मैंने कोई गलती की है तो आप मेरी बात नहीं छुपाएंगे, आप जवाब दीजिए। चाहते हैं कि मैं छुपाऊं? मैं नहीं चाहता हूं, आपकी बदनामी नहीं है उसमें। अच्छा, तो ये भाईचारा ही तो है। कोई चोरी कर रहा है, कोई छुपा रहा है, कोई बता रहा है, कोई उठा रहा है। यहाँ पे देखिए दरअसल क्या है, सियासत जो है अब किसी भी धर्म के ऊपर हावी हो गई है, वो चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अब सियासत हावी हो गई है धर्म पे। कोई भी मजहब ले लें आप अगर आप एक अभी जो रूरल गवर्नमेंट है इस वक्त, अगर उसकी बात करें तो वो सिर्फ एक ही तबके की बात करते हैं। उनका नारा जरूर है सबका साथ सबका विकास, लेकिन काम वो नहीं हो रहा है। आप देखिए काम कर रहे हैं, आप जमीनी तौर पे काम करिए, लेकिन आपकी जो भाषा है, आपकी जो बात करने का तरीका है, वो दूसरी कम्युनिटी को नीचे दिखाने का तरीका है। और ये पिछले 10-15 साल से चल रहा है। आप जब माइक पे आते हैं, जिस तरीके की आप बात करते हैं, वो कोई भी नेता हो, किसी भी तरीके, मतलब किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर वो मुस्लिम है तो वो सामने वाले लोगों को गलत कह रहा है। राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है। मैं तो ये सोचता हूं कि राजनीति पहले भी गंदी ही थी, ऐसा नहीं है कि जितना वक्त आता जाता है हम सोचते हैं कि पीछे वाला वक्त बहुत अच्छा होगा, जरूरी नहीं है पीछे वाला वक्त अच्छा होगा। वो और आगे आते जाते जितनी चीजें चलती रहेंगी वो और खराब होता जाएगा। आपका कहने का अर्थ है कि पहले जो पार्टियां रही हैं, हाँ, उसमें अब की जो पार्टी काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं वो पहले वाले लक्षण जो पहले से बीमारी के लक्षण हैं, वो अब जो है और ज्यादा गहरा गए। बिल्कुल गहरा गए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप जब करते हैं बात, तो आपकी जबान साफ नहीं होती है। बात सीधी ये है कि आप सामने वाले को गलत साबित कर रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और मेरे ख्याल से राजनीति का ये काम नहीं होना चाहिए। राजनीति का काम होना चाहिए सब कुछ सुधार करना, लेकिन राजनीति और गंदी करते जा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत कम राजनीति पे बात करता हूँ। मेरे दोस्त इतने क्या हम इसको न्याय का पर्दा कह सकते हैं कि न्यायालय तो विलुप्त हो चुके हैं? न्यायालय तो आवाज उठाने का हक भी अब जो है समाज में किसी को नहीं है। देखिए न्यायालय अगर क्या बाकी, आपने कहा कि सरकार एक ही धर्म के को पक्ष रख के चलती है या एक ही चीजों के बारे में सोच रही है, क्या ये कहना गलत नहीं है कि बाकी जो और धर्म के लोग हैं वो आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या उठा रहे हैं तो उसको क्या अपने अंदाज में, शायर अपने अंदाज में कुछ पेश करेगा? देखिए कब करेगा, इंतजार है। मैं आपको एक बात बताता हूं, शायर हमेशा से अपनी बात रखता आया है हर तरीके से। वो ये गुलिस्ता हमारा है, ये गुलिस्ता हमारा है, यहाँ हर शख्स पे उल्लू को शूट आउट किया जाता है। तो जहां शूट आउट किया जाता है, जहां पे बुलडोजर चलाए जाते हैं, क्या वो न्याय की प्रणाली से अलग है आपके हिसाब से? अगर मेरा नाम अमित है और मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे घर पे बुलडोजर नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता। और अगर मेरा नाम अमित का दोस्त है और अमित का दोस्त है अब्दुल, तो अमित ने चाहे गलती की है लेकिन अब्दुल के घर बुलडोजर चल सकता है। आपको ऐसा प्रतीत होता है? अभी प्रतीत होता है, ये देख रहा हूं, सुन रहा हूं।
तब भी आपका अंदर का शायर चुपचाप बैठा। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, शायरी जरूरी नहीं कि हर बात पे शायरी की जा सके। ये एक दुख है, ये एक ऐसी चीज है कि इस बारे में सियासत पे जितनी बात की जाए कम ही कम है। क्या कर सकते हैं आप सियासत का? कुछ नहीं कर सकते। आप 4 लोगों को बैठा करके ऐसी बातें करते हैं, एक 2-3 लोग हैं जो पहले खड़े हो जाते हैं। अभी आप सोचिए एजुकेशन वाला जो मसला है उस पर कितनी सारी बातें हो रही हैं। एक जो जंतर मंतर भरा पड़ा है। एक जो तानाशाह होते थे ना पहले, अच्छा, वो इस वक्त वही चल रहा है, तानाशाही। मतलब आप किसी की बात सुन नहीं सकते। मैं भारत का नाम अगर कोरिया रख दूं तो बुरा नहीं है। नहीं, कोरिया से तो अच्छा ही है, हमारा देश कोरिया सबसे से अच्छा तो है। अच्छा ही है। कोरिया से तो अच्छा ही है। वो मनमुटाव हैं, लेकिन हम किसी दूसरे देश से क्या बोलते हैं, कंपटीशन के तौर पे अगर रखें, इस मामले में नहीं। उस देश हमारा सबसे अच्छा है, लेकिन हम में आपस में जो चीजें चल रही हैं, हमारी जो चीजें खराब चल रही हैं। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो उस पार्टी में हैं जो इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने लेवल पे काम करते हैं, लेकिन कभी भी वो गलत नहीं बोलते, गलत साबित नहीं करते किसी को। लेकिन उनकी जो पूरी पार्टी है वो इसी चीज पे चल रही है कि साबित करना है, साबित करना है। ये समझ में नहीं आ रहा कि वो साबित क्या करना चाहते हैं। वो तो पहले से साबित कर चुके हैं। वो तो आप तो हैं, आप जब किसी आप जिंदा हैं। मतलब रावण तो हिंदू था ना? था तो यजीद भी मुसलमान, था तो यजीद भी मुसलमान। ये तो लड़ाई ही नहीं है ना, ये लड़ाई नहीं, ये पहले की कभी की लड़ाई है ही नहीं। पुरानी हिंदू मुसलमान की कभी पहले की लड़ाई है ही नहीं। देखिए अगर कोई जंगें हुई हैं, अगर आप ये जमीन के मामले में जो जंगें हुई हैं वो बात अलग है कि मुगल आए या फिर क्या बोलते हैं क्या नाम था वो, गजनी वगैरह जो भी आया, इनमें सारी चीजें जो हुई ये अलग हैं जो अभी की बात है। अगर हम पुरानी बातें कर लें, अगर किसी भी पुराण की बात कर रहे हैं, हम किसी क्या बोलते हैं कुरान शरीफ की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की अगर हम पुरानी बातें कर रहे हैं अपने अपने मजहब के बारे में, तो वहां पर तो किसी इस तरीके का जिक्र मिलता ही नहीं है। अगर क्या बोलते हैं भगवान राम और रावण भी हिंदू थे दोनों, अगर यहाँ पे बात देखें तो यहाँ पर भी कोई हिंदू मुस्लिम वाला मामला है ही नहीं। अगर इधर मुसलमानों की तरफ देखें, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन थे, वहां पर भी वो भी मुसलमान थे, वहां पर भी अजानें होती थी, वहां पर भी नमाज पढ़ी जाती थी। यजीद के खैमे में भी वही हो रहा था, वहां भी दोनों मुसलमान थे, वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं था। तो ये चीजें बहुत अलग हैं। धर्म के मामले में हम अगर पीछे जाएंगे तो हमें कहीं पर भी नफरत नहीं मिलेगी आपस में। ये तो अभी की चीजें हैं। तो ये अभी जो हो रहा है अभी बहुत नुकसान हो रहा है। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? उसको नुकसान की नजरिए से देख रहे हैं, या फिर कहते हैं कि जख्म पे मरहम लगाने निकले थे और लव कड़वा आ गया? देखिए, या कड़वा लव आ गया। आजकल के लोग जो है ना, जो खीरे में कहते हैं ना, कड़वाहट निकालने के लिए थोड़ा घिसना पड़ता है ना? तो ये वो शेर शायरी और उस अंदाज में, जैसे मैंने कहा कि हम जिसे स्तंभ समझते थे वो तो कांच का निकला, कांच का ही निकला। देखिए क्या है, अब वो चीजें रही नहीं है। आप किसी बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। आप अपने आप को सेटल कैसे कर सकते हैं जब आपके पास खुद के पास पैसा नहीं है? आप कहां से लाएंगे? वो कहते हैं कि तेरी मेरी मिसाल कहां, जब उनके गुरु ही का भाषण करते हैं। ऐसा ही है। तो ये कहना बुरा नहीं कि आज के समाज में जो चीजें दिख रही हैं, जैसे कि आप धीरेन्द्र साहब का एक व्यू अभी काफी वायरल हो रहा है कि धीरेन्द्र साहब ने बोला कि, धीरेन्द्र साहब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक सल्तनत चलाते हैं जिसमें पर्चा निकाला जाता है। अच्छा। और इस पर्चे की खासियत ये होती है कि ये आपका भूत भविष्य सब कुछ बता देते हैं। चलो अच्छी बात है। देखिए ये सब कुछ राजनीति है। उन्होंने भी अपने पर्चे में बहुत कह दिया कि भाई मैं अगर ये पर्चा निकालूंगा तो बहुत लंबे हाथ हैं सरकार के, सरकार के हाथ मेरी गर्दन नाप सकते हैं। इसलिए उन्होंने भी अमरीश पुरी की तरह शोम शोम शामो शा कर दिया है। ऐसा ही होता है, जब कोई चीज आप पे हावी हो जाती है तो आप उससे निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, आप उसमें जीते रहते हैं। और मुझे लगता है कि हमें जीना पड़ेगा। आप और हम सब एक से हैं, इसी में जीते रहेंगे। आज ये जो शायरों के दौर पे वापस बात करता हूँ, हाँ। खुल के शायर अपनी कविता का रंग जब भर रहे हैं
समाज में, तो निखार कब तक आने की उम्मीद है? मैं मीडिया से तो उम्मीद नहीं कर रहा। आपने कहा कि कुछ मीडिया के लोग जो है सरकार के विपरीत बोलने से भी डरते हैं, लेकिन शायर तो एक खुली पतंग की तरह है, आसमान से भर देना चाहिए कि इतनी पतंगे उड़ा दें, हर तरफ से इतनी चिंगारियां निकले कि एक ज्वालामुखी का रूप दूर से दिखाई दे। तो वो एक शायर के हाथ में ही मैं समझता हूं। नौजवान शायर है, हमारा दोस्त है इब्राहिम अली जीशान, उसका एक शेर है, जब आपको नजर आ रहा होता है ना कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, और जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो सरदार के जो है मातहत हो जाती हैं, तो वहां पे एक शेर मुझे याद आता है। कई तरीके से इसकी मिसाल दी जा सकती है, लेकिन ये शेर इस तरीके ये भी है कि थोड़ा सा चारा देख के बस्ती की बकरियां, थोड़ा सा चारा देख के बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई किसान में। क्या बात है। यहाँ कसाई जो है वो, अब आप समझ गए ना। हाँ, मैं बस समझ गया हूं। मैं बस बयां कर रहा हूं कि वो जो कसाई है, क्या वो उस मछलियों से डरेगा या नहीं? डरेगा, बिल्कुल डरेगा। तो आपको लगता है कि वो वक्त आए, देखिए कभी भी वो वक्त आ गया है कि लोग जो बैठे हैं सत्ता में, उनके डर चेहरे पे दिख रहे हैं? वो इस वक्त डरे हुए, वो दिखा नहीं सकते, लेकिन डरे हुए। जब आप डर जाते हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हैं, बड़बोड़े हो जाते हैं, कभी कभी गलतियां भी करते हैं, और ऐसी गलतियां करते हैं कि जो आप सच में नहीं करना चाहते वो गलतियां कर जाते हैं। चीजें क्या है, अभी देखिए एजुकेशन के मुद्दे पे बहुत सारे लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, और उनके साथ में बहुत सारे लोग भी, दूसरे लोग भी हैं। एक ऐसा इंसान भी है जो अमेरिका से सब कुछ छोड़ छाड़ के आया है ना? बिल्कुल। चाहता तो वो अपने एसी रूम में बैठ के आराम से टीवी देखता, ऐसे ही है, लेकिन वो सड़कों पे नाच रहा है, दूसरा राजनीतिक नेता बनने के मूड में, या फिर नेक्स्ट दिल्ली का मसीहा बनने के मूड में, या फिर शिक्षा नीति को बदलने के मूड में, या राजनीति में एंटर करने के मूड में। देखिए वो किसी मूड में आए हों, हाँ, लेकिन वो बदलाव की स्थिति पैदा करने के लिए लेकिन एक बात तो जरूर है कि उन्होंने हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं उनमें एक हवा तो डाली है, एक चिंगारी तो पैदा की है, कि जोश तो भरा है। पिछले 10-15 साल में ऐसी कोई भी मुहिम नहीं हुई थी जिससे कि हर एक इंसान क्या बोलते हैं इस तरीके से बाहर आके निकल के खड़ा हो जाए सबके साथ। चाहे हमारे देश में तकरीबन मेरे ख्याल से 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ में से कम 40 हटा देते हैं, 40 हटा देते, 1 करोड़ के पास तो मोबाइल है। अब 1 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, उसमें से क्या आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे 10 लाख लोगों को भी? अगर आप सच बात करें तो 10 लाख लोग ऐसे नहीं मिलेंगे आपको कि आपकी बात उनको सही लगे और वो आपके साथ खड़े। लेकिन पॉडकास्ट से मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर इसको हवा देने की बात आती है तो हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज पे बड़ा दिमाग लगा के चलती है कि अगर आप एक बच्चे की तरह आपको ट्रीट किया जा रहा है, जो वहां पर आपने जंतर मंतर का जिक्र किया, तो उन्हें बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, है ना? कि बच्चा चिल्लाएगा और चिल्लाएगा, फिर थोड़ी देर में सो जाएगा, लेकिन ये है ना? और अगर देखा जाए जो वो बाहर से इंसान आया और अपने एक लंबे चौड़े भाषण के बाद कि मैं इंडिया आऊंगा तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो यहाँ तो उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। वो तो सड़कों पे आराम से घूम रहा है, एक हाथ से ऐसे करके पानी पीते हुए उसके कई दृश्य हैं, कब नॉर्मल घूम रहा है वहां पर सड़क पे। ना तो पुलिस उसको कुछ कह रही, ना आर्मी उसे रोक रही, ना गृह मंत्रालय उसे रोक रहा, कोई भी नहीं, सब नॉर्मल। क्यों? क्योंकि उनको एक राजनीतिक, जिसको कहते हैं ना कि अगर मैं आपकी शिद्दत में वाह 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 करता रहूंगा तो आप महान हो जाएंगे, तो वो उसे महान नहीं बनने देना चाहते। क्योंकि ऐसे ही क्षेत्र में इससे पहले भी केजरीवाल साहब ने अपनी मुहिम चलाई थी और दिल्ली का तख्ता बदल दिया था। बिल्कुल, तख्ता पलट कर दिया था। तो क्या अब जो है वो डर सामने दिखता है आपको? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये आंदोलन कब तक चलेगा और कैसे चलेगा, लेकिन इससे जो नौजवान लोग हैं, और वहां पे भी काफी शेरो शायरी हो ही रही है, आए दिन हम ये चीजें देख रहे हैं, वो चीजें चलती भी एक शायर पैदा हो रहा है। वहां जाने वाला हर बच्चा जो है वो अपनी किसी न जिस फील्ड में भी वो काम करता है, अगर वो किसी आर्ट फॉर्म में है तो वहां पर उस तरीके से प्रोटेस्ट करेगा। वो अगर एजुकेशन में ज्यादा है या फिर वो पढ़ाई करता है तो वो उस तरीके की बात करेगा, वो एक वक्ता बन सकता है वहां जाकर के। तो अपनी अपनी हर तरीके की वहां पर लोग बात रख रहे हैं।
और अच्छी बात है, रखनी चाहिए। अगर आप एक दिन, अगर आपको लगता है कि मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप सही इंसान हैं, तो आप हर जगह सही का साथ दे सकते हैं। एक दिन के लिए खड़े हो जाइए कहीं पर भी, आप अपनी ही गली में खड़े होकर देख लीजिए अगर आप सही का साथ दे सकते हैं क्या नहीं। आप अपने दिल पे हाथ रखने के बाद ये पता लगाइए किसी कोने में कोई ऐसी चीज तो नहीं रह गई है जिससे आप करना चाहते थे और वो नहीं कर पाए। इस वजह से नहीं कर पाए कि कोई दूसरा नहीं करने देगा। हम अब क्या क्या कर रहे हैं हम, हमारे जो मतलब मैं अभी मेरी 25-26 साल मेरी उम्र हो गई है। मैं ठीक है, मैंने एमए किया है, मैं पीएचडी करना चाहता था लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाया। लेकिन मेरी शादी हो चुकी है, मेरी जो आने वाली नस्ल है, हम उन बच्चों को क्या क्या देने वाले हैं? यही देने वाले हैं। ये नर्सरी का पेपर लीक कराना है, ऐसा होगा। हाँ, ऐसे नर्सरी का पेपर भी लीक ऐसे ही होगा। बच्चों को सरकार हमारी कह रही है कि हम जो है बच्चों को एजुकेशन देंगे, हम सरकारी स्कूल बंद कर देंगे या फिर सरकारी स्कूल अच्छे कर देंगे। कहां तक करेंगे, कब करेंगे? पिछले 15 साल से तो नहीं हो रहे हैं अभी तक। ऐसे 2-4 स्कूलों के फोटो मिल जाते हैं, 2-4 स्कूलों की वीडियोस मिल जाती हैं और वो लग जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिर्फ बात कर रहे हैं और आप देखिए आप काम भी कर रहे हैं। जुमलेबाजी, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, बहुत सारा काम हुआ। आपको लगता है कि जुमलेबाजी है सारी? नहीं, सारी तो नहीं है, बहुत सारी काम, देखिए जो नफरत, ये विदेशी दौरे जो घूम फिर के हो रहे हैं, ये सब दिखाई देखिए मैं हवा में बातें हैं आपको लगता है? मैं प्रधानमंत्री तो हूं नहीं और ना ही मैं उनका कोई पीए हूं कि वो जो कर रहे हैं, ना मैं इतना एजुकेटेड इंसान हूं कि जो वो कर रहे हैं मैं उनको गलत साबित कर दूं या गलत बता दूं। हो सकता है उनके नजरिए से या सरकार के नजरिए से वो कदम अच्छा हो हमारे हिंदुस्तान के लिए, अगर वो पूरे हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी पार्टी के नेता नहीं है, वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं। ये हम भूल जाते हैं कि वो किसी पार्टी के नेता नहीं है, और ये बात वो भी भूल जाते हैं। क्या आम जनता इस चीज को भूल चुकी है? हाँ, रीजन ये है कि एक ही मुद्दा है, राम मंदिर, हिंदूवादी, सिर्फ यही मुद्दे। आप इस तरफ नफरत यहीं से फैलती, आप ये नफरत बंद कर दीजिए, आप इस तरीके की बातें बंद कर दीजिए। क्योंकि जब देखिए जब कहीं लड़ाई होती है तो आप खुद तो जाते नहीं हैं, जाते तो आपके कार्यकर्ता हैं या हम जैसे लोग हैं। मरते तो वही हैं, चिचड़े तो उनके ही उड़ते हैं। न जाने कितने लोग आपकी रैलियों में आके, मैं सिर्फ एक किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ। जो मुसलमान जो नेता हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, वो अगर रैलियां कर रहे हैं, उनकी रैलियों में ऐसा कुछ हो जाता है कि न जाने कितने लोग कुचल जाते हैं, और वो भी नफरत की बातें करते हैं। अगर वो जोड़ने की बातें करेंगे तो उनकी तरफ से भी तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना कुछ। लेकिन नहीं, तो गलती यहां पे कहां किसकी है? गलती दोनों तरफ की है। जब तक बड़ा भाई गलती नहीं करता ना, तो छोटा भाई कर ही नहीं पाता। आप अपने आप को अगर बड़ा मानते हैं तो आप गलती करना बंद करिए, तो सामने वाला करेगा ही नहीं, या फिर आप सामने वाले को बोल पाएंगे, आप डांट पाएंगे। तो आपको लगता है कि ये एक शेरो शायरी करके समाज को बदला जा सकता है? मैं अपनी जिंदगी जब तक मेरी है, मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके इस तरीके की बातें कहूं जो मेरी आने वाली नस्ल अगर पढ़े तो वो मुझ पे गर्व करे ना करे, ये जरूर कहे कि हाँ, हिंदुस्तान के लिए कुछ सही बात कही थी, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए कोई अच्छी बातें करके गए थे, अच्छी बातें लिख के गए थे। हर इंसान अपने आप को बड़ा बनाने में लगा रहता है। हर किसी को अपनी चाहत है। अगर वो दूसरे के बारे में 1 मिनट के लिए सोच ले तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अपने लिए या दूसरों के लिए? दूसरों के लिए। दूसरों के लिए। अपने लिए देखिए, जब दूसरों के लिए होगा तो अपने लिए तो खुद ब खुद हो जाएगा। और जो नई जनरेशन आज की डेट में चाहती है जी, कुछ बोलना चाहती है, कुछ विदाउट एनी डिजिटल वे। जी, भाई मैं डिजिटल वे नहीं जानता,
वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे 1-to-1 टॉक करके, 1-to-1 बात करके अच्छी बातें दूसरे तक पहुंचाना, या माउथ पब्लिसिटी जिसे कहते हैं, तो ये कहां तक फैक्ट इजीली कन्वे किया जा सकता है एज अ शायर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बात करनी पड़ेगी। आप किसी से ही बात करिए। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप हाई स्कूल से नीचे हैं, तो आप अपने दोस्तों से बात करिए। आप उनसे बात करते रहिए। आप अगर गलत बात कर रहे हैं तो एक ऐसी कोई अच्छी बात कह देंगे जिससे सामने वाले का नजरिया बदल सकता है। तो ये नजरिया एक शेर के साथ हो जाए जी। तूले शबे फिराक से, ये सारी जो बात कही हमने, उसमें उसके लिए सिर्फ एक शेर। हाँ, लेकिन उसका हिंदी हाँ, व्याकरण से निकाल दीजिएगा, क्योंकि इतनी उर्दू की पकड़ जो है हर किसी को नहीं होती। तूले गमे हयात से घबराना है जिगर। ये जो जिंदगी है ना हमारी, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तूले गमे हयात से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई शब नहीं जिसकी सहर ना हो। यानी कि ऐसी भी कोई शाम नहीं है जिसकी सुबह ना हो। यानी कि अगर सूरज डूबता है, डूबता तो नहीं है, लेकिन हमें महसूस यही होता है, हम देख यही पाते हैं, क्योंकि इतनी दूर की नजर हमारी है नहीं, कि सूरज डूबता है तो सुबह को निकलता है। अगर गलत हो रहा है तो सही भी होगा। हमें हार नहीं माननी चाहिए, बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। आप कहीं पर भी हो, किसी भी फील्ड में हो। एक शेर और मुझे याद आता है कि कौन सी सूरत बका है, बका मतलब बाकी जो रह गई है। कौन सी सूरत बका है और फना क्या चीज है, यानी कि मौत क्या चीज है। कौन सी सूरत बका है और फना क्या चीज है, यानी कि खत्म होने वाली क्या चीज है। कौन सी सूरत बका है और फना क्या चीज है। इब्तदा कहते हैं किसको, यानी कि शुरुआत कहते हैं किसको। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तो वो चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। तो अब मैं इस शेर को पूरा पढ़ देता हूं। कौन सी सूरत बका है और फना क्या चीज है, इब्तदा कहते हैं किसको, इंतहा क्या चीज है। शेर ये है, हमने जो बोया उसी को काटते हैं सुबह शाम। हमने जो बोया उसी को काटते हैं सुबह शाम। अब किसे कहिए दुआ और बद्दुआ क्या चीज है। यानी कि हम जिसके इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के अगर मैं बोलूंगा जी, तो यही कहूंगा कि हमने बोया, क्या देखे हम सुबह और शाम। सिलेंडर हो गए हैं महंगे, पेट्रोल में मिल गया है गन्ने का दाम। और देखते जाइए आगे क्या क्या होता है सुबह और शाम। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। वाह 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 वाह, क्या अच्छी बात है आपने कर दी, और उसमें मिक्स करके शायरी टाइप भी कुछ मार दिया। इसी हवाले से हम जब आखिर में इस सेशन के पहुंच चुके हैं, मैं आपको एक गजल सुना देता हूँ, फिर इजाजत आप सभी से। मतलब है कि ये अशार सुनिए। हम किसी को तेरा दीदार ना होने देंगे, अब के इस शहर को बीमार ना होने देंगे। हम किसी को तेरा दीदार ना होने देंगे, अब के इस शहर को बीमार ना होने देंगे। हम चले जाएंगे घर छोड़ के एक दिन चुपचाप। हम चले जाएंगे घर छोड़ के एक दिन चुपचाप, सहन में दूसरी दीवार ना होने देंगे। क्या बात है, क्या बात है। ये सच बताइएगा कि ये जो जहन में आती है बातें, क्या इन्हीं बातों को लेके बदलाव की स्थिति पैदा की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। और कब तक हो जाएगा? देखिए क्या है, मर्द और औरत में ना दो डिफरेंट बातें होती हैं कि मर्द अपनी जो बेवफाई होती है ना, उसको खुददारी से एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन औरत नहीं कर पाती है। तो बदलाव तभी आएगा जब औरत भी खुददारी से इस बात को एक्सेप्ट करने लग जाएगी। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही काफी है मुझे लगता है। फिर मुलाकात करते हैं। क्या बात है, आज तो मेरी लाइन भी बोल दी। दैट्स ग्रेट। और आज के ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने आपके दिल को छुआ,
कुछ बातें करी, आपसे मोहब्बत, प्यार, इश्क, राजनीति और क्या छोड़ा है आखिरी में कि कहीं ना कहीं बदलाव आना जरूरी है। पूरी टीम के साथ डेविक्स की आप लोगों से लेते हैं हम विदा। अगले किसी और शो में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सायोनारा।